टू द चैनल जिसका नाम है LTA लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन पावर्ड बाय फ्रेमबॉक्स 2.0। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ LTA। आज हम मिलेंगे पिक्सल जी प्रोडक्शंस के ओनर्स से जिनका नाम है प्रशांत जी और अमरदीप जी। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों का परसेप्शन जानेंगे और सारी चीजें वो जानेंगे कि आप प्रोडक्शन कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे किया? सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। प्रोडक्शन अगर स्टार्ट करने की बात करें तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, तो बैक स्टोरी जो हम लोगों की वो ऐसी है। समवेयर बिटवीन 2012 से 2014 के बीच में कंपनी के जो को फाउंडर्स हैं वो अपने अपने तरीके से कोई कोर्स कर रहा था, कोई फ्रीलांस कर रहा था, कोई जॉब कर रहा था। तब सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे, हम लोग साथ में मिलना शुरू हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साथ में किए। 14-15 के आसपास हम लोगों ने इसे पार्टनरशिप में रजिस्टर किया और फिर 3 साल पहले हम लोगों ने इसे प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर लिया जिसका नाम है पिक्सल जी एम्पायर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से हम लोग मिले हैं। अब जो मैं खास बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना स्टूडियो बनाएंगे, पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडियो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि वो आर्टिस्ट लेवल पे नीचे है या एक्सपर्टीज नहीं है। जो एक्सपर्टीज शॉर्ट होती है किसी कंपनी के अंदर या किसी स्टार्टअप के अंदर, वो एक कंप्लीट इन हाउस सारे कंट्रोल्स होना। जैसे कि जो हमारी कंपनी है वहां पर एक को फाउंडर है जो 2D में बहुत स्ट्रांग है, दूसरा को फाउंडर है जो कि 3D में बहुत स्ट्रांग है। एक क्रिएटिव काफी है तो एक टेक्निकल काफी है। दूसरा व्यक्ति वहां पर इन हाउस पूरी पाइपलाइन के लिए जो आईटी वाला है वो हमारे पास इन हाउस है। और उसके अलावा फाइनेंस जो मतलब हमारी इंडस्ट्री आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट बनकर आगे जाता है, वो ये भूल जाता है कि कंपनी के अंदर लाइक फाइनेंस भी होता है, मार्केटिंग, सेल्स, आपको कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट्स के साथ में। तो वो वाला जो जब स्टूडियो कोई भी बनाता है तो वो वाले पार्ट को मिस आउट कर जाता है, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडियोज फेल हो जाते हैं। एग्जैक्टली प्रशांत सर ये बात मुझे मेंटेन करते रहते हैं और रिमाइंड कराते रहते हैं, ब्रो अब तू आर्टिस्ट नहीं है, तू ओनर है। तो तो वो जो आर्टिस्ट एटीट्यूड होता है ना, जब आप एक ओनर बन जाते हैं स्पेशली किसी स्टूडियो के, तो आपके अंदर आर्टिस्ट एटीट्यूड के साथ में को ऑन्टरप्रेनर वाला एटीट्यूड, वो जो बिजनेस वाला एटीट्यूड है वो साथ में आना बहुत जरूरी है। उसका नॉलेज के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो सारी चीजें भी सीखना तो पड़ेगा ऑफकोर्स। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अब तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी, अगर मैं बोलूं तो यहाँ इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है ना। तो वर्किंग को लेकर के, टेक्निकल चीजों को लेकर के क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आप लोगों को? तो दो चीजें, मैं जो रिसोर्सेज वाला पार्ट है मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। अमर क्योंकि ये प्रोडक्शन देखते हैं तो ये प्रोडक्शन वाले पार्ट पर डिस्कस हाँ, दोनों ही बताइए। हाँ ऑफ कोर्स है। तो कैसा होता है कि जब भी कोई एक स्टूडियो बनता है तो उसके अंदर दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स टीम और Absolutely right. दूसरा है रिसोर्सेज। बिल्कुल बहुत सही। सारे लोग जो गलती करते हैं वो टीम पर फोकस करते हैं, रिसोर्सेज पे फोकस करना भूल जाते हैं। और तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप कोई कंपनी बना रहे हैं, आप स्टूडियो बना रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, तो टीम के साथ साथ अपने रिसोर्सेज पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में रिसोर्सेज अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे, आप सब चीजों के बीच में बैलेंस करेंगे, एक ट्रेड ऑफ होता है। तो आप अगर टीम वर्सेस रिसोर्सेज में आप एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आप डिलीवर कर पाते हैं, टाइमली डिलीवर कर पाते हैं। तो इधर आपके आर्टिस्ट टाइम बच जाता है। लेट्स से कि अगर अगर आपको ये कैलेंडर निकाल रहे हैं जिसमें अगर आपके पास में कम पावरफुल सिस्टम्स हैं, पीसीज अच्छे नहीं हैं, तो आपको शायद 8 घंटे का एक रेंडर टाइम लग रहा है 8K में, 4K में। पीसीज पावरफुल होंगे, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, तो आप आपका आर्टिस्ट टाइम सेव करेंगे और वही जो काम है वो मशीन्स करेंगी हमारे पास में। तो एक रिसोर्सेज वाला पार्ट है। दूसरा, अब जो कि आगे हम और डिस्कस करेंगे, पर टीम जब आप बनाते हैं तो टीम के अंदर कोशिश करें कि इन हाउस आपके पास में हर डिपार्टमेंट से एक बंदा होना चाहिए। क्या बोलते हैं? एक्चुअली लोकली अगर मैं बताऊं तो इंदौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ आर्टिस्ट की है। रिसोर्सेज, हाँ, हमने प्रायोरिटी हमेशा आर्टिस्ट और रिसोर्सेज दोनों को दी है और कभी भी किसी आर्टिस्ट की कोई भी कंप्लेंट, एक्चुअली कभी कंप्लेंट आई नहीं। लकीली नहीं है अभी तक। बट हाँ, हम ट्राई करते हैं कि अगर किसी का मूड भी खराब है तो कैसे सही करें। और क्योंकि मतलब मेरा एक सेम केस है कि अगर आप
या इस फील्ड में हो तो आप एम्प्लॉय नहीं, आप आर्टिस्ट हो, आप एब्सोल्युटली राइट। एम्प्लॉय नहीं हो। तो क्रिएटिव फ्रीडम जो है पूरी की पूरी है आर्टिस्ट पर। जो हम इन हाउस करते हैं उसका काम, हम उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आर्टिस्ट को भी देते हैं कि अगर तुम्हें कुछ लग रहा है, ऐसा मत सोचो कि हम सीनियर हैं तो हम ही जो बता रहे हैं वो सही है, तुम्हें कुछ लगता है तो। बात कैसी है कि जनरेशन चेंज हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है। और हम दोनों की मेंटालिटी में भी बहुत डिफरेंस है। एग्जैक्टली अब जो दूसरे आ रहे हैं हमारी मेंटालिटी में भी बहुत डिफरेंस है, और मैं इन सब को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ओके, हो सकता है ये सही है, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। सीखना तो कभी कम नहीं होगा सीखना तो कभी कम नहीं हो सकता इस फील्ड में। तो बेसिकली या आर्टिस्ट, इंदौर में आर्टिस्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम मुंबई में भी हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं, बैंगलोर में भी हैं, और अभी एक आर्टिस्ट हमारा मॉन्ट्रियल चला गया है। तो मतलब आप लोग रिमोटली भी वर्किंग कर रहे हैं? रिमोटली ऑफ कोर्स, बिकॉज कुछ लॉकडाउन वैसे सिखा के हाँ, गया है कि आप वो तो है, वो तो सभी को सिखा गया है अगेन लॉकडाउन। एक पार्ट यहाँ पर आता है कि लॉकडाउन ये सिखा के गया है कि आप आपकी कॉस्ट कैसे कटिंग, मतलब कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, या तो आप आपका रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ाएंगे सही है, या बिल्कुल आप सही आपका है। कॉस्ट कम करेंगे। तो हम लोगों ने उस हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट किया है कि कुछ लोग जो कि जरूरी है फिजिकली होना, तो ऑफिस में वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, और जो लोग रिमोटली काम कर सकते हैं तो उसका हम एडवांटेज उठा रहे हैं कॉस्ट साइड से। मेनली ऑफिस में हम उन लोगों को रखते हैं जिन्हें हमें गाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मतलब हम चाहते हैं कि वो एक हमारे पाथ पर चले। एब्सोल्युटली तो सही। उनके लिए हम उनसे हम काफी क्लोज रहे हैं, और हम्म। जो हमारे रिमोट वर्किंग वाले हैं उनसे हम एकदम प्रोफेशनल है, क्योंकि जूम मीटिंग हो रही है, 2 दिन में एक बार कॉल ऑफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डेलीज हो रहे हैं। जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर उसके रिव्यूज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली वैसा पूरा सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर आर्टिस्ट को ट्रेन करना पड़ता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, अगर किसी ने हायर किया, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम किसी आर्टिस्ट को हायर करने वाले हैं, हम 2D के लिए हायर करने वाले हैं, हम 3D के लिए हायर करने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि स्टार्टिंग के 3 मंथ की सैलरी तो उसकी फ्री की है। अच्छा। क्योंकि वो यहाँ 3 मंथ सिर्फ सीखेगा, मैंने उसको प्रोफेशनल काम देना ही नहीं है, क्योंकि नया नया है, इमेज बिगड़ेगी। सही अगर बात। हमने कोई फ्रेशर को आते ही काम दे दिया है कि ओके बना, वो बना देगा, बट उसका तरीका अलग होगा, हमें उस तरीके से बनवाना है जो चाहिए क्लाइंट को। सही बात। तो वो ट्रेन करना है 3 महीने तक, तो वो फ्री का जाएगा। तो ऐसे करके भी काफी प्रॉब्लम्स होती है एक स्टार्टअप में, स्पेशली बिकॉज आपको प्रिपेयर रहना है कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो ये कुछ नहीं हो रहा। और प्लस कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ सिखाया एंड ही वेंट अवे और शी वेंट अवे। सो वो पर्सनली मुझे काफी हर्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वॉल्वमेंट मेरा ही रहता है आर्टिस्ट के साथ। तो वो वैसा सीन है। और बट हाँ, ऑन एंड ऑन इट्स ऑल गुड और एक चीज और है, जैसे कि अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आप अगर देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री, अगर हम स्पेसिफिकली एनिमेशन की ही बात कर रहे हैं, तो 3 फाउंडेशन पिलर्स होते हैं। एक ऑफ कोर्स है जो स्टूडेंट्स है, वही आर्टिस्ट है, तो हम जिसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट एक काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, और तीसरा ऑफ कोर्स स्टूडियो। तो तीनों लोगों का जो सिंकअप है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बहुत जल्दी से इसको हाईलाइट करता हूँ। कई बार इंस्टीट्यूट के साथ में सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है कि जो स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, शायद वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, या इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टीट्यूट सिखा नहीं पा रहा है। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू सभी स्टूडियोज को बोलूंगा, इंस्टीट्यूट को बोलूंगा कि उस गैप को फिल करने की कोशिश करें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और बिल्कुल सही। इसी का जो पैरेलल है, स्टूडियो, जब स्टूडियो किसी आर्टिस्ट को हायर कर रहा है तो उसको एज एम्प्लॉय ट्रीट कर रहा है, जबकि आप एम्प्लॉय नहीं, आप एक आर्टिस्ट हैं। तो अगर आप उसको प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, जब उसको लगेगा कि हाँ मेरी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर मायने रखती है, मेरी क्रिएटिविटी उस चीज में इन्वॉल्वमेंट है मेरा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जब तीनों की तीनों जो फाउंडेशन पिलर्स है इंडस्ट्री की, ये तीनों मिलके सिंकअप में काम करेंगे, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 100% लीप्स एंड बाउंड्स होगी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे आपका, कि आप अपने साथ में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जो वन केबिन्स में क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, देन उसके बाद में उनका एक वो क्रिएटिव वो जो चीजें चाह रहे वो नहीं हो पाता। ये बहुत एक यूनिक सी चीज है। प्लस सीधा डायरेक्शन टॉप से आता है कि आपको ये करना है, हाँ, फिर वो हाँ। बॉटम में उसको डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे आप ये शॉट बना के दीजिए, दैट्स इट। Yeah. तो वो क्या करता है, अब वो आर्टिस्ट ना होके वो मशीन हो चुका है। एब्सोल्युटली कि राइट, आपको ये बिल्कुल करना सही है, है। आपने उसके
जैसा होता है ना, घोड़े के आगे आपने लगा दिया तो हाँ, हाँ, आपने हाँ। उसकी डायरेक्शन को लिमिट कर दिया। जबकि आर्टिस्ट शुड बी लाइक कि उसको जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पाएगा, कर तो वो पाए, क्वालिटी बिल्कुल आउटपुट सही, नहीं बिल्कुल सही। आएगा। और एनिमेशन में स्पेशली ये है कि क्रिएटिव फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा, हाँ, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो तीनों मतलब पिलर्स को काम करना यहाँ बिल्कुल पर बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। सही, I have बिल्कुल। worked on some studio, I worked in some studios और वहाँ पर भी मेजर यही रहता है कि ये रहा रेफरेंस, हम्म। मैच कर दे, स्क्रैच है स्क्रैच डाल दे, खत्म कर कुछ नहीं, अप्रूव हो अपने हिसाब जाएगा। से कुछ नहीं कर हाँ, सकते हैं, कोई अप्रूव हो उसमें जाएगा। मैनिपुलेशन नहीं कर हाँ, सकते। ये सही रहे बात 10 है, दिन, बिल्कुल सही बात है। तू आ, तेरे को कोई नहीं पूछेगा, तू ये बस 10 दिन बाद दे देना फर्स्ट पास, अपना काम खत्म। तो वो जो है वो धीरे धीरे होता है। मतलब मैं 2 से 3 साल किया मैंने मुंबई में, और था मतलब काफी मजा भी आया, काफी अच्छे फ्रेंड्स बने, काफी अच्छे कॉलीग्स बने, हाई लेवल तक कॉन्टेक्ट्स बने। बट कैसा है कि वहां पर मुझे ऐसा लगता था जब मैं बिल्डिंग में जाता था 17th फ्लोर पर खिड़की से देखता था, और आई वाज लाइक, और मुझे सामने भी बिल्डिंग दिखती थी और वहाँ जालियां दिखती थी। हाँ, तो मेरे पापा की एनिमल हस्बेंड्री है, तो वहां पर ना कबूतर के जो हाँ, होते ना केसिंग, एक हाँ, हाँ। रैक बना हुआ है, वहाँ छोटे छोटे खन है और वहाँ कबूतर है। तो मुझे वैसी फीलिंग आती थी, मैंने यार क्या कबूतर खाने जैसा लग रहा है, मैंने सब आए बनियान सुखाई मैंने सही सही चीजें देख रहा हूँ तो एकदम ऑफिस जाओ, घर आओ, फोन चलाओ, सो जाओ, ऑफिस जाओ, वो घर एक आओ, वो एक मतलब वो एक लीनियंसी हो गई। हाँ, रोबोटिक लाइफस्टाइल हो जाती है वो जितना हमारी। क्रिएटिव मैंने सोचा था कि मैं वहां जाकर अरे इंडस्ट्री में एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने वाले हैं और सब कुछ, तो वो वैसा मुझे फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ओके, आई एम एन एम्प्लॉय और मैंने कुछ सीनियर्स को बोला, जब इंक्रीमेंट्स की बात आती है, जब वो पूछते हैं आपसे कि ओके क्या विजन है तुम्हारा, तुम कब तक हो, या कहीं जाने का प्लान है एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वाज इन एमएनसी, तो नेक्स्ट मेरा स्टेप लॉजिकली बनता है कि इंडिया के बाहर। हाँ, सही बात। तो दे वर एक्सपेक्टिंग दैट, तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद का करना है मतलब बचपन का ड्रीम है, खुद का कुछ ना कुछ टीवी सीरीज वेब सीरीज चाहिए मुझे, तो इसीलिए एनिमेशन ज्वाइन किया। कॉमिक्स भी बचपन से लिख रहे हैं, मुझे तो यही करना है। तो दे लाव और दे सेड कि ये सब बोलना आसान है, अभी सेटलमेंट है, अच्छी सैलरी है, एज बहुत ही कम है, दाढ़ी भी नहीं आई थी तो अभी भी नहीं आई वैसे That's it. तो तब तो बिल्कुल भी नहीं थी, तब मुझे भी नहीं थी तो लाइक कि अभी बहुत कम एज है, और तब मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर था आई थिंक। तो एज बहुत कम है, अच्छी जगह चला जाएगा 2-3 साल बाद तक, तो मतलब तू बहुत कमाने लग जाएगा। बट अल्टीमेटली कैसा है कि वो जो कॉलेज में जो फीलिंग थी कि हाँ आप दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, आज जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया, हाँ। बिकॉज वो चीज है। और वैसे आई एम वेरी इंट्रोवर्ट अगर आप मुझे कहीं बाहर मिल लोगे ना आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, बट वो एक वाइब होती है। एब्सोल्युटली, कनेक्टिविटी होती है, वो मैच करना जरूरी है, नो डाउट। वो मैं भी ये चीज के लिए मैं भी एग्री करूंगा, नो वो डाउट। वाइब वहां नहीं आई। मतलब बनी बात है कि वहां से बड़े बड़े आउटपुट निकल रहे हैं, बहुत अच्छे फेमस फेमस मूवीज निकल रही हैं, आप पार्टीज में भी जा रहे हो, बट वो वहां वैसा लग रहा है जैसे एम्प्लॉय है हम, हमें वो पर मंथ सैलरी कनेक्टिविटी मिलेगी। वाली फीलिंग और नहीं आ रही, ओनरशिप नहीं आ रही और है अगर आप एनीथिंग पार्टी में सर्टिफिकेट में। डिस्कस कर रहे हो तो पार्टी में डिस्कशन हो रहा है कि अच्छा तेरा इंश्योरेंस क्या है। मैंने यार ये कौन सा डिस्कशन होता है, मैं तुम बात करो कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये करना है वो करना है, मैंने कहा इंश्योरेंस का, मैंने एग्जैक्टली मेरे बाल नहीं आए अभी मैं क्या करूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह यार लाइक अलग वाइब थी। बहुत बहुत लोग मिले भी, अच्छे लोग भी मिले जो अभी भी गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने काफी अब भी काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं, विजिट करते हैं आकर पिक्सल जी में। दर्शन दर्शन जैन, ही इज इन फ्रेम स्टोर आई थिंक, इज अ सुपरवाइजर देयर, और अभी लंदन में है वो। तो अभी काफी टच में है मेरे, और वो आएंगे मतलब पिक्सल जी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इज बिल्कुल वेरी चिल बिल्कुल। गाय, इज वेरी चिल गाय। उन्होंने काफी ज्यादा गाइड किया। रितेश महाबल है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट सुपरवाइजर एमपीसी में है फिलहाल, बहुत चिल बंदे हैं। वो तो इंदौर आए थे उससे विजिट करने, तो दे वर लाइक वेरी कूल। देन मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इंडस्ट्री का कैसा आपको लगता है कि किस लेवल पे है हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से कैसा आपको वर्किंग का मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या वर्क आ रहा है? यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं।
सबसे पहला तो वही है कि जैसे अभी मैंने 3 फाउंडेशन या 3 पिलर्स की बात की है, तो हमारी ये जो इंडस्ट्री है, आप अगर देखेंगे तो टाइम के साथ में आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब इंडिया एनिमेशन इंडस्ट्री को ऑल ओवर दी वर्ल्ड लीड करेगा, राइट। स्पेशली जबकि अब क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी के साथ चीजें इंटीग्रेट हो रही है, जैसे कि अभी हम लोग मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, तो मेटावर्स पे हमें समझ आ रहा है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं सभी स्टूडियोज जो उभर कर आ रहे हैं, तो इनकी स्पीड, जैसे जो आगे $1 बिलियन मार्केट है वर्ल्ड का मेटावर्स के लिए, तो इंडिया यहाँ पर लीड करने की कैसे कोशिश कर रहा है कि हर स्टूडियो नई टेक्नोलॉजीज को बहुत अर्ली अडॉप्ट कर रहा है। तो एक जो ग्रोथ वाला फैक्टर है, ऑलरेडी हमारे पास में मुंबई, हैदराबाद, इस तरह की जो सिटीज हैं, वहां पर अब चीजें लिमिट नहीं रह गई हैं। छोटी छोटी सिटीज के अंदर, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर आप एक बार स्टेटिस्टिक्स देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि स्टूडियोज बनने की जो स्ट्रेंथ है, जो जितनी स्पीड से वो बन रहे थे, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड की ग्रोथ से थोड़ी सी फास्ट जाएगी। और एनिमेशन से मतलब एक एनिमेशन को रिलेटेड अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री में, क्या आपको लगता है कि हम हॉलीवुड से कंपैरिजन कर सकते हैं? इज वी आर एट दैट लेवल और नॉट, मतलब कि हम उनके जैसा कंटेंट बना रहे हैं कि नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बना नहीं रहे। हम बना सकते हैं, डेफिनेटली बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हम सोच रहे हैं कि बाहर इंडस्ट्री है, इंदौर में इंडस्ट्री नहीं है। बाहर इंडस्ट्री नहीं, बाहर बिजनेस है। बाहर बिजनेस चल रहा है। बाहर आप आर्टिस्ट नहीं, एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, आप अपने काम निकाल रहे हो। इंडिया में मेजरली आउटसोर्सिंग होती है। इंडिया में सारा काम बाहर से आ रहा है। खुद कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, खुद कोई कंटेंट नहीं निकाल रहा है। जो कंटेंट निकल रहे हैं वो बन रहे हैं मोटू पतलू, छोटा भीम, जो कि बुरे नहीं है। ऑफ कोर्स वो उनका जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ काफी अच्छा डिलीवर वो हुआ है। एक्चुअली हमारे कॉमिक एडेप्टेशन है एक तरह से, इंडियन कॉमिक एडेप्टेशन। जो आपका सवाल है उसका बहुत प्रिसाइज आंसर ये है कि अगर आप बोलते हैं कि क्या हम वैसा इंटरनेशनल लेवल कंटेंट नहीं बना रहे हैं, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मेरा बोलना है हम बना रहे हैं, पर हम हमारे लिए नहीं बना रहे, दूसरे के लिए बना रहे हैं। आप इंटरनेशनल स्टूडियोज देखिए, वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन जितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो टेक्निकली हम बना रहे हैं, बट उसके लिए फ्रंट फेस कोई और है। तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल कंटेंट है, पर बैक एंड पे कहीं ना कहीं इंडियंस काम कर रहे हैं उसके पीछे। एनिमेशन अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ 2D या 3D की, अगर हम बोले कि जैसे हम डिज्नी लेवल पर कुछ सीरीज लाइक जूटोपिया कुछ बनाए, जूटोपिया लेवल पर, तो मतलब ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट इंडिया में कोई स्टूडियो रिस्क लेना ही नहीं चाहता कि हम 1.5 घंटे की मूवी बनाएं, बिकॉज एवरीवन नोज कि कितना टाइम लगता है 3D मूवी बनाने में। 2D मूवी बनाने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है। तो कॉस्ट बिल्कुल सही है, कॉस्ट भी काफी इंक्लूड होती है। कोई भी अपना बिजनेस इतना रिस्क में नहीं डालेगा, स्पेशली ऐसी कंट्री में जहाँ पर अभी भी अगर कोई एनिमेशन कर रहा है तो उन्हें बोलते हैं कार्टून का काम है, कार्टून बना रहा है, स्केच बना रहा है। तो बड़े ही जब स्टार्टिंग से आपको जब फैमिली ही ऐसा ज्ञान दे, तो बहुत गिने चुने ऐसे लोग निकलते हैं जो फिर भी करना है। हमें पता है सब लोगों को मिलकर ये जो मेंटेलिटी है कि आप अभी मत, एनिमेशन इज लाइक कि आप कार्टून बना रहे हैं, एनिमेशन इज अ मीडियम, तो उसको चेंज करना पड़ेगा कि ये एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ये एक करियर है। और जब वो क्लैरिटी हमारे जो एल्डर्स हैं उनको आना शुरू होगी, जो हमारे मतलब जो पेरेंट्स वाली जो जो जनरेशन गैप है वो कम होगा, उन लोगों को क्लैरिटी आएगी, तो इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। हाँ, मतलब कि एनिमेशन इज अ मीडियम टू शो यू द, मतलब हम जो शो, क्रिएटिविटी शो करने का तरीका, हमारी स्टोरीज को टेल करने का एक तरीका है जो कि एक फिल्म से रिलेट करता है। अब only Ramayana, the epic, that animated movie we were discussing before this podcast, that animated it's not a Bollywood movie, it's an animated movie. Yes, absolutely. Roadside Romeo, there was a movie called Roadside Romeo. Yes. Very well maintained, very well script, everything was good, but apparently, okay, it's a children's movie, it's a kid movie, we cannot watch that. बच्चों को लेकर वो हम तुम लेकर जा रहे हैं, बट बाजू में एक लगी है जो इक्वली इंटरटेनिंग है। बिल्कुल तो सही है। बेसिकली मतलब हम लोग पिक्सार लेवल का नहीं सोच रहे, जिन्होंने कार्स बनाई, मतलब बग्स लाइफ बनाई, उन टॉपिक्स पे बनाई जो कोई सोच नहीं सकता। मेजरली अभी भी कोई भी स्टूडियो अगर खुद की फिल्म बनाता है तो वो आज भी चिल्ड्रंस और किड्स को ही टारगेट कर रहा है। टाइम बहुत ज्यादा बदल गया है, अब भी मौका है।
एनिमेशन को मैच्योर मैच्योरिटी ऑडियंस लानी को पड़ेगी टारगेट करना पड़ेगा। एनिमेशन। एक चीज ये है कि अभी इंडिया में आज भी जितने स्टूडियोज कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो ऑनेस्टली उनका जो जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 13 उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जबकि हम्म, अगर आप देखेंगे तो जो 18 20 30 35 एंड 40 इस एज ग्रुप को भी अगर आप टारगेट करते हैं, उस तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग रहती है, आपके पास उस तरह का कंटेंट है, तो वो लोग भी, क्योंकि इट्स लाइक कि अगर आपके पास में कंटेंट अच्छा है तो आप हाँ उसको सही है, 2D बना रहे हैं, 3D बना रहे हैं, आप एक वेब मतलब आप वेब के थ्रू उसको रिलीज कर रहे हैं, या फिर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो सही बात है, बिल्कुल सही आपको बात। हर ऑडियंस हर जनरेशन के लिए हर ऑडियंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा ये बोलना है कि एनिमेशन में जितना आप कंटेंट डेवलप कर रहे हो मैच्योर ऑडियंस के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एग्जैक्टली हम बनाएंगे। हाँ। अब मेरा एक और सवाल है कि एक जॉनर है फिल्म्स का जो थिएटर्स में रिलीज होती जी है, हाँ। और अब कोविड के बाद से हम लोगों ने देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा है बहुत ना? ज्यादा। तो हम इन दोनों को कैसे, मतलब एक फिल्म का जो एक 3 घंटे की 1.5 से 3 घंटे की जो मूवी रहती है, देन उसके बाद में एक ओटीटी सेक्शन, तो ये क्या हमारे लिए एक अच्छा, एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा स्टेप है अगर मैं बात करूं तो? काफी ज्यादा अच्छा स्टेप है एक्चुअली, क्योंकि अब हमारे लिए स्टोरी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी तक जैसे रोड साइड रोमियो, यशराज स्टूडियोज अगर वही चीज वो एपिसोड्स में बनाते और हम्म, ओटीटी पे बनाते हैं, ओटीटी पर बच्चों को कोई नहीं रोक रहा, कोई पेरेंट नहीं रोक रहा है कुछ देखने से। इज वो तो गोना रोक भी वॉच नहीं इट, सकते। हाँ, इज गोना वॉच इट, इनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ओटीटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर राइट नाउ। मूवीज के लिए कैसा है कि हमें एक कंक्लूजन खत्म ही करना है एक सर्टेन टाइम लाइन में, तो मूवीज की स्क्रिप्ट लिखना काफी टफ हो जाता है। बट ओटीटी, फॉर ओटीटी वी हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज। हम नेक्स्ट सीजन तक खींच सकते हैं, हम और सीजन तक लगा सकते हैं, हम्म, नहीं समझ आ रहा तो एक ही सीजन में एंड कर सकते हैं हाँ, ऑन अ क्लिफ हैंगर। और अगर हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा है, एक तक ही मिला, एक सीजन क्लिफ हैंगर तक खत्म करते हैं, दूसरी जगह पिच करते हैं, लेट्स गो फॉर प्राइम, लेट्स गो फॉर नेटफ्लिक्स। हम्म। ओटीटी पर बिजनेस और स्टूडियोज के लिए काफी ज्यादा अच्छा, मतलब वो है, एडवांटेज है अगर कोई यूज करे तो। और साथ में करना चाहिए। फाइनेंशियली भी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको एक बार रिलीज करने का मौका मिला है कहाँ पर, थिएटर में, हम्म, तो ऑफ कोर्स है कि जब उसका जो जितना ड्यूरेशन है, जितने टाइम पर वो स्क्रीन पर रहेगी, तो उसके बाद में आपको एक प्लेटफॉर्म और मिल रहा है हम्म, जहाँ से आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो चुका है अर्निंग का, कि आपके पास में ऐसा नहीं होगा कि थिएटर रिलीज किया और बात खत्म हो गई है। आपके पास में एक लॉन्ग टर्म ऑडियंस हमेशा अवेलेबल रहेगी जो उस कंटेंट को हमेशा देखने के लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप रॉयल्टी के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ओटीटी ने काफी अच्छा रेवेन्यू के एंगल से भी एक एरिया सेट किया है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि मेटावर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जी हाँ। तो मेटावर्स एनिमेशन से रिलेट अगर हम करें तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है? ये क्या एक एंडलेस प्लेटफॉर्म होगा सर, अगर हम बात करेंगे? यू गोना लिव थ्रू द मूवी, आप मूवी के अंदर रहोगे। हम लोग पहले बात ही कर रहे थे इस पॉडकास्ट के पहले कि अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप जो एज ऑडियंस आप स्क्रिप्ट का पार्ट हो सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि अच्छा आप उन कैरेक्टर जो मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आप अपने आप को उस मूवी के अंदर लाइवली फील कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो आपका क्वेश्चन है कि मेटावर्स के फ्यूचर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो आपको अगर पता हो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की, हाँ हाँ, बिल्कुल है। एवीजीसी के लिए भी पॉलिसीज हैं। हम्म, पर अगर जब हम लोग एज स्टूडियोज कोई बेनिफिट लेने जाते हैं तो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। इसका रीजन पता है क्या है? हम्म, क्योंकि बेनिफिट लेने के लिए जब आप क्वालिफाई करने के लिए बताते हो आपकी इंडस्ट्री क्या है, तो अभी तक तो थोड़े टाइम पहले तक तो एनिमेशन नाम का कोई सेक्टर नहीं था, हम सेक्टर ही लोग नहीं था। आईटी के अंदर क्वालिफाई होते थे। अब ओके। आईटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमको जरूरत ही नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, तो जब हम्म, हम बोलते हैं तो सेक्टर हमारा आईटी क्वालिफाई हुआ और हम लोग एनिमेशन में आते हैं एक्चुअली, तो वो रिसोर्सेज हमारे पास होते नहीं, तो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाते। अब मेटावर्स में क्या हुआ है कि एक तो एवीजीसी के हिसाब से हम लोगों को एक एनिमेशन कैटेगरी भी मिल गई है, और मेटावर्स एक ऐसा एरिया है जो एक्चुअली आईटी को और एनिमेशन को आगे ले जाके मर्ज कर रहा है। तो अब आगे जो ग्रोथ होनी है, जो कंटेंट डेवलप होना है, वो आईटी के साथ में होगा और एनिमेशन इंडस्ट्री के साथ में मिलके होगा। तब ये ओके। दोनों इंडस्ट्री साथ में ग्रो करेगी। तो एनिमेशन वाला पार्ट ऑफ कोर्स है कि अगर आप 3D के अंदर काम कर रहे हैं तो मेटावर्स 3D के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसे देंगे वी बिना हैव टू 3D बिल्ड असेट्स, रियलिस्टिक टेक्सचर्स करना होगा, वीएफएक्स लेवल जितना टेक्सचर करना होगा, फॉग होगा, कंपोजिटिंग करनी होगी।
सारा का सारा काम मतलब वही अगर है। मैं बात करूं तो मेटावर्स इज अ फ्यूचर करियर एक्सपेक्ट से भी बहुत अच्छा एक सेक्शन कहलाएगा। हाँ, काफी और ज्यादा। और एक ये नई तरीके से उभर कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अब ये ब्लेंड हो रहा है। तो क्योंकि हम एसेट डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो आईटी वाले हैं वो उसका बैकएंड डेवलप कर रहे हैं, तो जो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस शेयरिंग हो रही है नॉलेज की, रिसोर्सेज की, तो ये ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री को बहुत एक अलग एरिया में लेकर जाएगा, अलग डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अच्छा, तो मुझे एक और मेरा एक सवाल और है कि कॉमिक बुक इंडस्ट्री जो एक एक पार्ट ऑफ हमारी इंडस्ट्री ही कहता हूँ मैं शुरू से, क्योंकि ऑफ स्टोरीज कोर्स मिलना, कंसेप्ट स्टोरी मिलना, बोर्ड बेसिकली तो लाइक कलर्ड स्टोरी तो बोर्ड। वो हमारी इंडिया का एक कॉमिक बुक इंडस्ट्री को आज आप कहाँ देखते हैं कि किस लेवल पे है, हम इंटरनेशनल कॉमिक बुक इंडस्ट्री से मैचअप करते हैं, और या फिर हमें और उसको आगे लेके जाना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ही 4 कॉमिक्स मंगाई मैंने ध्रुव की। और हमारे वहाँ एक आर्टिस्ट खोल रही थी उसको, और मैंने उसको चिल्ला दिया, मैंने वापस रखा। मैंने पहले मैं खोलूंगा। तो बनी बात है, कॉमिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी सिर्फ नॉस्टैल्जिया का एक सोर्स बचा है। क्योंकि आप किसी भी मार्केट, इवन दो खजूरी मार्केट दैट इज इंदौर हाँ, बिगेस्ट बुक बिगेस्ट बुक मार्केट। मार्केट, आप वहां पर भी जाओगे तो दे विल लाइक नो, संडे को आना, संडे को रोड पर बैठते हैं यूज बुक्स वाले, उनके पास मिल सकती है। आप संडे को जाओ, वो लोग नेक्स्ट संडे का बोलते हैं। और जो बुक आपको तब के टाइम पर 15 से 20 रुपए की मिलती थी, आज वही बुक मैं ऑनलाइन 250-300 की मंगा रहा हूँ, जो कि मैंने पढ़ भी रखी है, बट इट्स बेसिकली नॉस्टैल्जिया। इट्स बेसिकली नॉस्टैल्जिया। आई डोंट नो बाहर कितना चल रहा है इंडिया में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी सैड अबाउट इंदौर इन दिस फील्ड। और और क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बुक पढ़ने का ही शौक है, और एनिमेशन जब से कर रहा हूँ तो कॉमिक्स वाज लाइक आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद कॉमिक्स। तो हाँ, क्योंकि राज कॉमिक्स, राज कॉमिक, हम मतलब नागराज, नागराज और ध्रुव, इनके साथ हम सभी बड़े हुए हैं एक तरह से, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि आज वो कॉमिक हाथ में किसी के रहती ही नहीं है। नहीं रहते। मैं वही बोलना चाह रहा था, जैसे अभी जब अमर कह रहे थे ये, तो मुझे मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का, कि मुझे जितना अभी समझ आ रहा है इस मार्केट को लेके, कि मार्केट डिप्लीट होता जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि अब जो हमारा फोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो गया, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया है, या सोशल मीडिया पे दूसरा दूसरा कंटेंट इतना अवेलेबल है। अगर आप अपना बचपन याद करेंगे तो आपके पास में उस टाइम पे और कुछ रिसोर्सेज नहीं नहीं हुआ होते करते थे, थे। बिल्कुल तो सही। अगर उसे फिर एज बिजनेस देखे, तो जो उस टाइम पे कॉमिक्स बनाते थे तो उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। तो अब हमारे पास में बहुत सारी चीजें हो चुकी है जहां पर हम लोग मतलब अब फोकस नहीं रहा है ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो वही, चुके हैं, तो अब ये हम कर इंडस्ट्री मतलब इंडियन डिप्लीट हो रही है। इंडियन कॉमिक बुक को फोकस नहीं, करना चाहिए आई ये इसी हर्ड इंडस्ट्री में। समवेयर कि ये कॉमिक्स अभी भी पब्लिश होती है, बट ऑनलाइन हाँ, ऐसा है। ऑनलाइन ऑर्डर पे होती हैं, राज कॉमिक्स तो टोटली ऑनलाइन बेस्ड हो गई है। हम्म। बट वही मतलब कहने का वही है कि इस मार्केट की तरफ फोकस होना चाहिए, क्योंकि अग्रीड होना चाहिए। एनिमेशन में मेरा जहां तक मानना है कि एनिमेशन इसी इंडस्ट्री की वजह से आगे बढ़ा है हमारे। एग्जैक्टली बिल्कुल। अरे ऑफ कोर्स, एज आई टोल्ड यू, बचपन से ही मैं कॉमिक्स ही बनाता था। मतलब कॉपी ली, एक फेयर कॉपी ली, और मैंने चलो ये वाली अपनी कॉमिक के लिए, ये मैथ्स, ये इंग्लिश, ये वाली फिर से कॉमिक के लिए। तो हाँ, डेफिनेटली कॉमिक्स से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इवन दो मैंने बताया, जैसे मैंने कॉमिक ली, मैंने एग्जैक्टली रेफरेंस के लिए ली, क्योंकि एज आई सेड बिफोर दिस पॉडकास्ट, मैंने आपको बताया कि टीवी सीरीज में हमें फेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है फ्रेम बाय हाँ, फ्रेम, और इंडियन लुक नहीं आ पा रहा है। हम एनिमे देखकर इतना हो गए ना कि जब भी कुछ स्केच करते हैं वो पूरा एनिमे लुक ही फील जाता है। उसका एनिमे के जैसा और जा रहा है। पर्सनली मेरा टारगेट ये है कि एनिमे बिलोंग्स टू जापान ओनली। आप अगर एनिमे को कॉपी करोगे तो आप सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज लोगे, भले बिल्कुल कितनी सही, भी अच्छी स्टोरी अच्छी होगी, क्योंकि वो लोग टिल द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन वो लोग एनिमे बना रहे हैं। आप उन्हें कॉपी करोगे तो आप कॉपी कैट ही कहलाओगे, फिर आपका मटेरियल कैसा भी हो। हाँ, इंडिया नीड्स इट्स ओन स्टाइल, इट्स ओन कार्टून स्टाइल, और वो सिर्फ हमें राज कॉमिक्स में दिखी है। मतलब पर्सनली मुझे सिर्फ राज कॉमिक्स में दिखी है। हाँ, वो शक्ल से इंडियन लग रहा है, हमारा शक्ल से इंडियन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इट्स लाइक दैट, दाढ़ी लगा दो इंडियन लगने नहीं, ऐसे नहीं होता। द जॉ लाइन, द फेस कट, द नोज, नहीं, वो वो तो एक आर्टिस्टिक प्रोस्पेक्ट से ही समझा जा सकता है, वो तो हम ऐसे कोई भी बोलेगा तो वो हाँ, नहीं हो पाएगा। राज कॉमिक्स ने वो चीज बहुत अच्छे से की है। आप
एक इंडियन लेडी देख लो उसमें, और बच्चे देख लो, आप बूढ़े देख लो, वो सब इंडियन लगते हैं, वो टिपिकल इंडियन लगते हैं। अगर गांव का सीन है तो गांव वाले ही दिख रहे हैं, प्रॉपर जो ड्रेसअप होना चाहिए, जो हाइलाइट्स होने चाहिए। दे डिड एन अमेजिंग जॉब। अभी भी मतलब आज भी अगर इस लेवल पर मैं रेफरेंस के लिए उन्हें ले रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड, है ना। थैंक यू फॉर योर टाइम, और आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, है ना। फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से, आगे एक आधा और एपिसोड शूट करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस सर, अरे it's okay, मेंट अ sir. लॉट। और मतलब हम 2-3 वीक से प्लान कर रहे थे, बट हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा सा हाँ, टाइमिंग का इशू हो रहा था। हाँ, कोई इशू नहीं, वो तो खैर कॉन्स्टेंटली मीटिंग आ गई एकदम, हाँ, कुछ हाँ, नए प्रोजेक्ट की मीटिंग आ गई, वी कैन नॉट डिले दैट, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। but it is a wonderful session. चलिए चलिए, Thank you सेम everyone. ईयर। तो गाइज, आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा। आज हम मिले पिक्सल जी प्रोडक्शंस के मिस्टर प्रशांत जी से, अमर जी से। सो आज वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। प्लीज वॉचिंग LTA, लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन, पावर्ड बाय फ्रेमवर्क्स 2.0। आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज गौतम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।